हम्म। आज हम लोग करेंट अफेयर्स पे बात करने वाले हैं। देखो, करेंट अफेयर्स ऐसा एरिया है ना कि इसको अलग करना पड़ता है कि कौन सा करेंट अफेयर्स यूपीएससी में पूछा जाएगा, कौन सा किस तरह के क्वेश्चन स्टेट पीसीएस में पूछे जाएंगे। तो थोड़ा सा इसमें स्टूडेंट को स्मार्ट होना चाहिए या स्मार्ट बनना पड़ेगा। लेकिन कुछ औसत ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो दोनों ही जगहों पर, चाहे यूपीएससी हो चाहे स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, दोनों ही जगहों पर पूछा जाता है। यूपीएससी में होता क्या है कि 2-3 क्वेश्चन को या एक ही क्वेश्चन के तह के अंदर जा करके या उसके एक एक एलिमेंट्स को या एक एक तत्वों को से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाकी वनडे एग्जाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसमें ज़्यादा तकलीफ नहीं होता है कौन क्या कहाँ, बस ये। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्टेड होता है। और स्टेट पीसीएस के एग्जाम भी थोड़ा सा हल्का होता है, उसका भी करंट अफेयर। तो आज हम लोग आने वाले 2-3 महीने बाद, यानी अगर अगस्त सितंबर तक कोई अगर आपका एग्जाम होता है तो आपको उसमें मदद मिलेगा। हम लोग जो बात करेंगे, ये हमारा जो करंट अफेयर्स का एरिया होगा वो अप्रैल महीना तक का होगा, यानी कि पिछले 2021 अप्रैल से लेकर के 22 अप्रैल तक का हम लोग इंफॉर्मेशन देखेंगे। तो इसमें भी हम, अब अगस्त सितंबर में एग्जाम होगा अगर आपका, तो स्वाभाविक है कि हम उन एरिया पर ज़्यादा फोकस करेंगे जिसमें संभावना ज़्यादा है कि वो अगर सितंबर अक्टूबर में भी एग्जाम होता है या अगस्त सितंबर में भी होता है तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो इस बात का हमको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें, आपको पता ही है कि अगर आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है या करंट अफेयर्स जानना है तो इसका कुछ एरिया होता है, जिस एरिया को आपको क्लासिफाई हम और आप कर देते हैं। उसमें सबसे पहला एरिया होता है नेशनल इशू, या हिंदी में उसको राष्ट्रीय परिदृश्य कहा जाता है। सबसे पहले समझ लीजिए कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला करंट अफेयर्स का एरिया होगा, अगर आप इसको क्लासिफाई करें तो राष्ट्रीय परिदृश्य या नेशनल इशू, राष्ट्रीय परिदृश्य। या नेशनल इशू। उसके बाद क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल इशू। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारा होता है अंतर्राष्ट्रीय। तीसरे नंबर पे होगा इकोनॉमिक इशू या आर्थिक परिदृश्य। आर्थिक परिदृश्य, इकोनॉमिक इशू, बिजनेस, व्यापार, टैक्स, प्रोडक्शन, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, इससे जुड़े हुए जितने भी एम्प्लॉयमेंट, इनसे जुड़े हुए जितने भी इश्यूज होंगे उसको हम लोग इसमें देखेंगे। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी या वैज्ञानिक परिदृश्य, वैज्ञानिक क्षेत्र, साइंस से जुड़ा हुआ, जैसे कोई रिसेंट रिसर्च है। अब साइंस से जुड़े हुए क्षेत्र को हम लोग कई क्षेत्रों में बांट सकते हैं, जैसे कि डिफेंस, रक्षा क्षेत्र, संचार क्षेत्र, कम्युनिकेशन, स्पेस एरिया, मेडिकल, चिकित्सा, उससे जुड़ा हुआ कोई रिसेंट जो कोई अगर पैंडेमिक हो, महामारी या कोई बीमारी, डिजीज हो,
और उससे संबंधित अगर कोई रिसर्च किया गया है, दवा खोजा गया है, या इसी तरह का कोई भी एक्टिविटी है, कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार हुआ हो, कॉन्फ्रेंस हुआ हो, समिट हुआ हो, तो इससे जुड़ा हुआ सवाल आपको देख लेना है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारा स्पेशल एरिया होगा। फिर उसके बाद हम लोग स्पोर्ट्स का एक हमारा एरिया होता है, खेल का। तो एक एरिया हमारा खेल होता है, खेल परिदृश्य। स्पोर्ट्स में कोई भी ऐसा न्यूज जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे एक अच्छी खासी महत्व रखता हो, किसी भी तरह का गेम हो सकता है, इंडोर आउटडोर, नेशनल इंटरनेशनल टूर्नामेंट हो सकता है। खेल के जितने भी फॉर्मेट हैं उनमें से किसी से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। अब वो ट्रेंड गया कि सिर्फ क्रिकेट से ही सवाल पूछे जाएंगे और फुटबॉल से ही सवाल पूछे जाएंगे, तो उससे जुड़ा हुआ कोई भी सवाल पूछा जा सकता है। और उसके बाद मिसलेनियस या विविध एक एरिया हम रख लेते हैं, मिसलेनियस या विविध। इसमें कोई भी ऐसा पॉपुलर पर्सन हो, कोई भी ऐसा पॉपुलर कमेटी हो, कोई किसी का अपॉइंटमेंट हुआ हो, किसी को हटाया गया हो, कोई डेथ कर गया हो, या इसी तरह का कोई भी इशू है, कोई ट्रेटी है, बायलैटरल टॉक है, ऑर्गेनाइजेशन है या फॉर्म है, कमेटी है, या कोई पॉपुलर बुक है, या कोई कॉन्फ्रेंस आयोजित हुआ है, या सेमिनार हुआ है, कोई पुरस्कार दिया गया है, वो सारी बातें हम लोग इसमें करेंगे। तो अगर करंट अफेयर्स को का मेजर क्लासिफिकेशन किया जाए तो हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। अब आप भी जब भी तैयारी कीजिएगा या जब भी आप करंट अफेयर्स का एग्जाम के लिए सोर्स खोजिएगा, इंफॉर्मेशन खोजिएगा, तो आप इसको इस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं और फोकस कर सकते हैं कि आपको कौन सा एरिया पे ध्यान देना चाहिए और कौन सा एरिया पे थोड़ा कम ध्यान देना चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गया होगा। राष्ट्रीय प्रदेश के बाद परिदृश्य यानी नेशनल इशू या नेशनल कोई भी घटनाएं हैं उसके बारे में जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब यह है कि किसी, अगर हम भारत के संदर्भ में किए हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ भारत से कंसर्न जितने भी इशू होंगे, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, कल्चरल, साइंटिफिक, जो भी इशू होंगे हम सिर्फ और सिर्फ इसको भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। इंटरनेशनल इशू है तो यानी कि इस धरती पे, इस ग्लोब पे जितने भी कंट्री हैं, अगर कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जो भारत पर प्रभाव डालता हो, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उसका जुड़ा भारत से भी हो या भारत का उसके साथ किसी भी तरह का कोई कह सकते हैं कि संबंध बनता हो, तो वो इशू आपके लिए मतलब का है। विशेष करके इस तरह के इंटरनेशनल इशू में आपको मुख्यतः उन्हीं देशों के घटनाओं पर ध्यान फोकस करना पड़ता है जो आप पिछले 1 सालों के अंदर में भारत के साथ संबंधों को लेकर के चर्चा में रहा हो। तो भारत के साथ संबंधों को लेकर के कौन कौन से देश चर्चा में रहते हैं, तो आप यहाँ पर उठा करके देख लीजिए। एशिया कंट्री में, मध्य एशिया में, यूरोप में, अमेरिका में और अफ्रीका में आप देख लीजिए कौन कौन से कंट्री के साथ। तो गिना चुना उंगली पर कंट्री है, उन्हीं के साथ भारत का रिश्ता प्रगाढ़ है और वहां कुछ भी अगर उथल पुथल होता है तो थोड़ा बहुत भारत में भी असर पड़ता है। और उन देशों में इसलिए भी भारत के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उन देशों में भारत के भी नागरिक रहते हैं। कुछ वहां पे नागरिकता ले लिए हैं, एनआरआई बन गए हैं, तो कुछ वहां पे वीजा लेकर के, जॉब वीजा, बिजनेस वीजा या कोई भी किसी भी तरह का वीजा है लेकर के वहां पे रहते हैं। तो स्वाभाविक है कि वहां अगर किसी भी तरह का कोई उथल पुथल हो रहा हो तो भारत पे भी इसका असर पड़ेगा।
तो इंटरनेशनल इशू आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है? अब जैसे रसिया यूक्रेन का वॉर हो रहा है, भारत को उससे क्या लेना देना है? लेकिन लेना देना है, क्योंकि भारत के साथ रसिया का रोटी बेटी का रिश्ता रहा है शुरू से ही। इकोनॉमिकल रिले पार्टनरशिप है, एक ही महाद्वीप का हिस्सा है। ज्योग्राफिकल जियो पॉलिटिक्स में या भू राजनीति में रसिया का अपना दबदबा है एशिया महादेश में। चाइना का पड़ोसी है, चाइना आपका पड़ोसी है। रसिया के साथ आप हर एक तरह का ट्रेड करते हैं, बायलैटरल टॉक होता है, उसके साथ आपका कई तरह का ट्रीटी है, संधि है। वहां पे कुछ होता है तो आपको सोचना पड़ेगा, संवेदनशील होना पड़ेगा। तो कोई भी न्यूज या कोई भी घटना क्यों आपके लिए महत्वपूर्ण है इंटरनेशनल, वो आप ऐसे समझ सकते हैं। तो कल को अगर टीवी में, न्यूज़पेपर में, मैगजीन में या आजकल जो सोशल प्लेटफॉर्म है उसमें अगर इस तरह की कोई घटनाएं दिखती है आपको, तो उस पर अपना पांचों ज्ञानेंद्रियां कॉन्शस रखिए, उसको जागरूक रखिए उसको। तो ये हमारा कोर एरिया है। फिर हम लोग देखेंगे आर्थिक में, इकोनॉमिक प्रैक्टिस जितने भी हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, नेशनल, इंटरनेशनल, दोनों ही स्तरों पर उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ये हमारा एक अलग ही एरिया है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट एंड चेंज, इसमें हम लोग विज्ञान से जुड़े हुए अन्वेषण, खोज, परिवर्तन पर बात करेंगे। समझ में आया? तो मूलतः आप इसको ऐसे कैटेगराइज करेंगे। सबसे पहले आज जो हम लोग चर्चा करेंगे, यहां से शुरू करेंगे, नेशनल इशू से, राष्ट्रीय परिदृश्य से। राष्ट्रीय परिदृश्य की जब आप बात करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप भारत भूमि की बात कर रहे हैं कि भारत भूमि में कौन कौन सी घटनाएं घट रही हैं। अब देखो, राष्ट्रीय परिदृश्य या नेशनल इश्यूज पे आप जब बात करते हैं तो नेशनल इशू पे जब आप बात करते हैं तो इसको भी आप दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तो वो इशू जो सरकार से प्रेरित है, यानी कि वो घटनाएं जो सरकार के द्वारा संचालित, निर्देशित, प्रदर्शित की गई हो। तो नेशनल इशू में गवर्नमेंटल इशू यानी कि सरकारी घटनाएं। तो सरकारी घटनाएं क्या क्या हो सकती हैं? तो सरकार के द्वारा सरकार के द्वारा कोई भी पहल किया गया हो किसी भी क्षेत्र में। सरकार का काम क्या है? सरकार का पहल किस क्षेत्र में होता है? आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में होता है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक। आपके जीवन के हर एक पड़ाव पर, हर एक घंटे, हर एक मिनट हस्तक्षेप होता है। तो इसका मतलब है कि इसका दायरा बहुत बड़ा है। तो इसीलिए गवर्नमेंटल नेशनल इशू में सरकार ने अगर कोई पहल किया है, हस्तक्षेप किया है या कोई किसी भी तरह का कदम उठाया है, इनिशिएटिव लिया है, तो उससे जुड़ा हुआ। दूसरा है इंडिपेंडेंट, या आप कह सकते हैं कि स्वतंत्र इशू। स्वतंत्र इशू वो इशू है जो जहां पे सरकार की उपस्थिति नहीं है या सरकार के द्वारा नहीं किया गया है। तो समाज का कोई भी वर्ग, कोई भी कम्युनिटी, कोई भी समुदाय या कोई भी समूह ने किया हो, कोई ऐसा पहल किया हो, कोई ऐसा प्रयोग किया हो जो
पूरे राष्ट्र को प्रभावित करता हो, पूरे भारत भूमि को प्रभावित करता हो, पूरे भारतीयों को प्रभावित करता हो, तो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग, आप लोग समझ गए नेशनल इशू में क्या क्या होता है। तो नेशनल में गवर्नमेंट और इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र इशू, जिसमें सरकार, जहां पे सरकार की भूमिका नहीं है या सरकार के द्वारा नहीं किया गया, ये इशू हुआ करते हैं। अब जैसे ही अब अगर हम गवर्नमेंटल इशू की बात करें, थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर दें आप लोगों को, अगर हम कोई गवर्नमेंटल इशू की बात करें, ये गवर्नमेंटल न्यूज है, तो क्या हो सकता है। जैसे कहीं पे चुनाव हुआ हो, कहीं कोई सरकारी स्कीम लागू हुआ हो, कहीं सरकार किसी चीज का इनोग्रेशन किया हो, कोई एक्ट लाया हो, नहीं कानून लाया हो, तो ये सब सरकारी स्कीम है या सरकारी पहल है, गवर्नमेंटल इनिशिएटिव है। यानी जहां पे सरकार की भूमिका आपको दिख रही है, सरकार ने घोषणा किया हो, तो सरकारी इशू है। अब मान लो कोई केंद्र सरकार ने कोई स्कीम शुरू किया बच्चों के लिए या लड़कियों के लिए या बड़ों के लिए, युवाओं के लिए या वृद्ध के लिए, किसी भी तरह से, या तो सोशल सिक्योरिटी से संबंधित स्कीम हो सकता है। जैसे सोशल सिक्योरिटी में क्या क्या आता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सफाई, सैनिटेशन, पेयजल, ये सब से संबंधित अगर कोई इशू है, उसको लेकर के कोई स्कीम शुरू किया है, पेंशन, बीमा, तो वो गवर्नमेंटल इशू है। पिक्चर क्लियर हो रहा है, आप लोगों को समझ में आ रहा है हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो इस पे हम लोगों को फोकस करना है। तो आज हम लोग नेशनल इशू पे शुरुआत करते हैं। उसमें सबसे पहला इशू होगा सुशासन सूचकांक 2021-22, गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 एंड 2022। तो हमारा गवर्नमेंट या गवर्नमेंटल इशू पे आज से हम लोग बात करना शुरू करते हैं। बड़ी आराम से आप लोगों को समझा रहे हैं, पूरा क्लियर कर लीजिएगा। अभी तक आप लोग करंट अफेयर्स पढ़ना होता था, कैसे पढ़ते थे, तो कोई भी उठाते थे, कहीं से भी मैगजीन उठा करके बस पढ़ना शुरू कर देते थे और पता ही नहीं चलता था कि आप क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं। होता क्या था कि एक दो पत्रिका या मैगजीन पढ़ने के बाद आप कंफ्यूज होने लगते होंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आप उसको सेपरेट कर लीजिएगा, अलग अलग कर लीजिएगा। अब अगर कल को आप नोट्स भी अगर पेपर से तैयार करते हैं तो आपको बहुत मदद मिल जाएगा। तो गवर्नमेंट से शुरू करते हैं, गवर्नमेंटल नेशनल इशू से। ज्यादा फोकस हमको, ज्यादा सवाल हमसे यहीं से पूछे जाते हैं गवर्नमेंट नेशनल इशू से, क्योंकि आप सरकारी सेवक बनने वाले हैं, लोक सेवक बनने वाले हैं, पब्लिक सर्वेंट बनने वाले हैं। तो अधिकतर आपको सरकार की सारी पहल, सारी गतिविधियों, सारे निर्णय के प्रति जागरूक रहना होगा। आपको क्या करना है, पब्लिक सर्वेंट बन करके क्या करेंगे, सरकार के आदेशों को ग्राउंड लेवल पे लागू करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। चाहे आप कितना भी बढ़िया ऑफिसर बन जाए, टॉप रैंकर क्यों नहीं हो जाए आईएएस के, लेकिन आपको करना वही है। आपको स्वयं विवेक से कुछ भी निर्णय नहीं लेना है, सिर्फ ऊपर के आदेशों को एग्जीक्यूट करना है। आपके माई बाप वही मंत्री होंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको सरकार के हर एक पहल के बारे में जानना जरूरी है। तो इसी में से सरकार के द्वारा 2021-22 का सुशासन सूचकांक जारी किया गया। सुशासन या गुड गवर्नेंस इंडेक्स, सुशासन सूचकांक, ये ऐसा ये है 2021-22। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको सुशासन
जो आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मेंस का एरिया जो है वहां से ये क्वेश्चन हर साल पूछे जाएंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुशासन। शासन तो समझे थे, जानते थे कि शासन होता है, गवर्नमेंट होता है, गवर्नेंस होता है। गवर्नमेंट यानी सरकार और गवर्नेंस यानी कि शासन, सरकार के शासन को गवर्नमेंटल गवर्नेंस कहते हैं। गवर्नेंस प्राइवेट गवर्नेंस भी हो सकता है, निजी शासन भी हो सकता है। तो गवर्नेंस तो सुने थे हम लोग, गुड गवर्नेंस। अब ये क्या चीज है? अब हम कहें कि प्रीति, फिर कहें गुड प्रीति हमको चाहिए, प्रीति सिर्फ नहीं चाहिए। यानी इसका मतलब यह है कि प्रीति अपने नाम के अनुरूप अपना कार्य नहीं कर रही है, प्रभाव नहीं दिखा रही है, प्रदर्शन नहीं कर रही है, इसीलिए तो अब हम गुड प्रीति की अपेक्षा करते हैं। तो शासन का श्रेष्ठ, या आप कह सकते हैं कि बेहतर रूप सुशासन है। शासन हो लेकिन अच्छा शासन हो। तो अच्छा शासन क्या होता है? अच्छा शासन में क्या होना चाहिए? शासन का मतलब है कि गवर्नमेंट अपने निर्णयों को, अपने योजनाओं को, अपने सेवाओं को लोगों तक प्रॉपर तरीके से पहुंचाए, उसको हम शासन कहते हैं। राज्य और जनता दोनों के बीच तालमेल, दोनों की आवश्यकताएं, दोनों की जवाबदेही हो और इन दोनों में संतुलन बना रहे, यह शासन है। तो फिर यह सुशासन क्या है? यह भी एक सवाल है, और ये जो कॉन्सेप्ट है इसको दिमाग में रखना। सुशासन दरअसल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, ये तब आया जब सरकार जब लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना पूरे विश्व में लोकतांत्रिक समाज में शुरू हुआ। राज्य का प्रमुख कर्तव्य या प्राथमिक कर्तव्य लोक कल्याणकार हो गया। पहले राज्य पुलिसिंग स्टेट के रूप में काम करता था। क्या करता था? वो आपकी जान माल की रक्षा करने का दायित्व हो, आपकी सुरक्षा का, देश की सुरक्षा, राष्ट्र की सुरक्षा का दायित्व है। देश के आंतरिक क्षेत्रों में या देश के उसका जो भी ज्योग्राफिकल टेरिटरी है उसमें लॉ एंड ऑर्डर, कानून और व्यवस्था बना रहे, शांति स्थापित रहे, लोग अपने अपने कार्यों में मस्त रहें, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करना ही शासन था। यानी राज्य का दो ही काम था, एक तो समय पर अपना इनकम जनरेट करते रहना या इनकम को अर्न करना, आय को एकत्रित करते रहना थ्रू टैक्स, और दूसरा उसके बदले में आपकी जान माल, आपके क्षेत्रों की रक्षा, यानी शांति और व्यवस्था, कानून और व्यवस्था बनाए रखना होता था। ये मोनार्कियल स्टेट का फीचर था। राजा से यही उम्मीद किया जाता था। राजा से ये उम्मीद नहीं किया जाता था कि वो आपके शिक्षा के बारे में ख्याल करे, वो आपके स्वास्थ्य के बारे में ख्याल करे, वो आपके लिए कुछ मतलब पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स की अपेक्षा नहीं की जाती थी। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे राजा हुए जो राजतंत्रीय शासन में भी, मोनार्कियल गवर्नमेंट सिस्टम में भी वेलफेयर मोड में काम किए। जैसे अशोक हुआ, आप पढ़े होंगे अशोक के बारे में कि अशोक एक लोक कल्याणकारी राजा था जो सड़क पर प्याऊ बनवाया, सड़क बनवाया, क्या कहलाता है, पशुओं के लिए चिकित्सालय बनवाया, मानव के लिए चिकित्सालय बनाया, सड़क के किनारे पेड़ लगवाया, यात्रियों की सुरक्षा के लिए व्यवस्था किया। ये सब तो कोई ऐसे राजा भी हुए जब वो लोक कल्याणकारी कार्यों के द्वारा किए, कार्यों को किए। बाकी कोई राजा ऐसे भी हुए जो इन सब से इनको कोई लेना देना नहीं था। सिर्फ और सिर्फ उनकी प्रतिष्ठा राज्य और अपने राजतंत्र और अपने राजवंश को बनाए रखना था। जनता को क्या तकलीफ है, क्या जरूरत है, वो अपने लेवल पे समझे। हाँ, अगर उसके पास शिकायत पहुंचता था, डिमांड होता था, तो वो मदद करता था या जितना उसके पास क्षमता होता था। जैसे मान लो सिंचाई का कार्य है, इरिगेशन का है, अब उसको करना है, उसको पता है कि उसकी प्रजा समय पे टैक्स नहीं दे पा रही है, भू राजस्व नहीं दे पा रही है, उतना नहीं दे पा रही है, उसको पता चला तो क्यों भाई, तो सिंचाई का साधन ही नहीं है, वो देवमात्रिक भूमि है, यानी कि वर्षा के पानी पर निर्भर है वो।
वर्षा अगर न हो तो कृषि नहीं होगा। तब ऐसी स्थिति में क्या करेगा, गुजरात में जाकर के सुदर्शन झील बनवा देगा। मौर्यों के द्वारा जब शुरू किया गया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील बनवा दिया, तो ये भी जाकर के सुदर्शन झील बनवा देंगे। इसी तरह से झील बना करके सिंचाई की व्यवस्था करेंगे। तो राज्य अपने हित को ध्यान में रख करके, राजा अपने वंश, अपने परंपरा, अपने राज्य के इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देता था और काम करता था। लेकिन पब्लिक वेलफेयर स्कीम जब से शुरू हुआ या पब्लिक वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट आया, तब से राज्य का काम बिल्कुल उल्टा हो गया। अब वो सिर्फ और सिर्फ वेलफेयर मोड में काम करता है, इसके लिए वो लॉस भी सहता है। लेकिन अगर कोई राज्य लॉस सह करके भी सारी सेवाएं आपको देने की कोशिश कर रहा है और वो प्रॉपर तरीके से आपको न मिले, उतनी फायदा आम जनता, आम नागरिकों को न हो, तो ऐसी स्थिति में सेवाओं का प्रॉपर तरीके से वितरण न होना कहीं ना कहीं शासन की असफलता का द्योतक हो जाता है। यानी शासन सक्सेस नहीं है, चाहे आप कितने भी अच्छे सरकार हो। हम ऊपर से बहुत सारे स्कीम दे रहे हैं, बहुत सारे फंड दे रहे हैं, बहुत सारे प्लान बना रहे हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे वो इंप्लीमेंट ही नहीं हो पा रहा है। दूसरा, हम क्या कर रहे हैं कि हमको पता नहीं है कि भाई इस इंटीरियर एरिया में स्कूल का जरूर प्रायोरिटी है या हॉस्पिटल की प्रायोरिटी है या सड़क की प्रायोरिटी है, किस चीज की आवश्यकता है हमको नहीं पता है। हम क्या कर रहे हैं, एक ही स्कीम को पूरे देश में लागू कर दे रहे हैं हर एक जगह पे। तो इससे क्या होगा, जिसको जरूरत है उसको फायदा होगा, बाकी लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप शहर में जाकर के सरकारी विद्यालय, बड़े बड़े मेट्रो सिटी में, जहाँ पे इस हर एक गली और मोहल्ला में स्कूल है, एक से एक प्राइवेट स्कूल है, वहां पे आप सरकारी विद्यालय खोल करके क्या करेंगे? आपको वहां पे खोलना है जो मुख्य नगर से या छोटे नगर से भी कोसों दूर है, जहां पे स्कूल नहीं, वहां पे आपको स्कूल खोलना है। तो शासन जब श्रेष्ठतम प्रदर्शन करता है, शासन जब जनता की और नागरिकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके करता है, शासन जब अपनी प्रदर्शन का मूल्यांकन करवाता है और करता है, और शासन में जब जनता की भागीदारी होती है और शासन की में पारदर्शिता होता है, भ्रष्टाचार कदाचार रहित होता है, तो उस शासन को हम लोग गुड गवर्नेंस कहते हैं। गवर्नेंस का यानी कि सरकार का श्रेष्ठतम रूप गुड गवर्नेंस है। गुड गवर्नेंस में शासक और शासित यानी जनता और सरकार दोनों को आपस का तालमेल, आपस की भागीदारी और विश्वसनीयता पर निर्भर करता है। अब अगर कोई शासन होगा, सरकार होगा, गवर्नमेंट होगा, तो गवर्नमेंट इस बात का ख्याल रखेगी कि आपको क्या चाहिए, आपके नीड को ख्याल रखेगी या आपके डिमांड को ख्याल रखेगी। आपको सही टाइम पे, प्रॉपर टाइम पे मिले, निश्चित समय पे मिले, सरलता पूर्वक मिले, सुगमता से मिले और आपकी प्रायोरिटी या आवश्यकता के अनुसार आपको सुविधाएं दी जाए, तब जाकर के वो सुशासन होता है। तो सुशासन के लिए क्या चाहिए? तो सुशासन के लिए बस इतना ही चाहिए कि आपकी जो व्यवस्था हो, चाहे न्याय की व्यवस्था हो, सर्विस देने के डिलीवरी की व्यवस्था हो, कानून हो, पुलिस हो, मीडिया हो, कोई भी तंत्र है जो समाज में काम कर रहा है, वो प्रॉपर अपने अपने कार्यों दायित्वों को पूरी पारदर्शिता, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और कदाचार रहित होकर के करे और एक दूसरे के का मूल्यांकन भी करता चले, तब जाकर के सुशासन होता है। तो जब शासन अपना श्रेष्ठतम प्रदर्शन करता है तब सुशासन बनता है। तो इसके लिए सुशासन एक अच्छा टॉपिक है जिसको हम लोग मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अलग से करेंगे, लेकिन मोटा मोटी यही है, ये समझ लो सुशासन। अब इसके लिए इंडिकेशन या इंडेक्स जारी किया जाता है। ये दरअसल
2019 से शुरू हुआ है, भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया है कि भारत के जितने भी राज्य सरकारें हैं, जितने भी राज्य हैं, वो अपनी सेवाओं को कितने बेहतर तरीके से दे रहे हैं, इसका एक सूची तैयार किया जाता है और जो बेस्ट सर्विस देता है उसके आधार पर उसको पुरस्कृत किया जाता है। तो सुशासन इंडेक्स यानी गुड गवर्नेंस इंडेक्स क्या है, कब से शुरू हुआ, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सुशासन क्या है आप समझ गए। एक मिनट रुका। तो सुशासन वही है जैसे गर्ल और गुड गर्ल, एक गर्ल होती है, एक बॉय होते हैं, गुड बॉय होते हैं, बस वही है सुशासन। यानी कि गवर्नमेंट को अपनी सेवाओं में या सेवाओं के वितरण में किसी भी तरह का कोई कदाचार, भ्रष्टाचार न हो, पारदर्शिता हो, लोगों को सरकारी सेवाएं या सरकारी सुविधा पक्षपात रहित, समय पर, सर्वसुलभ, कम खर्च में, कम समय में, उनकी आवश्यकता अनुसार मिलता रहे। सरकारी सेवाओं में या शासन में उनकी भी भागीदारी हो, ये सब कुछ व्यवस्था अगर हो तो वो सुशासन है। यानी कि शासन का जो वास्तविक चरित्र है वो होना चाहिए। तो सुशासन सूचकांक की शुरुआत, चलो आगे लिखते भी चलो, वर्ष 2019 में हुई थी और इसका पहला लिस्ट या पहला सूची जारी किया गया था वर्ष 2019 में। क्या? सुशासन सूचकांक। भारत में 25 दिसंबर को, 25 दिसंबर को, जिस दिन 25 दिसंबर को क्यों याद किया जाता है, उस दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी जन्मदिन है और ईसाइयों का बड़ा दिन होता है। तो 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर इस दिन को सुशासन डे के रूप में सेलिब्रेट करता है भारत। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। सुशासन सूचकांक की शुरुआत वर्ष 2019 से हुई है। सुशासन सूचकांक भारत के केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ये इंडेक्स रिलीज करती है। सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। 2021-22 का जो इंडेक्स है ये सेकंड इंडेक्स है। इससे पहले वर्ष 2019 में हुआ था। सुशासन सूचकांक जारी करते समय मेंस में ये बहुत पॉपुलर एरिया है और ये टॉपिक आपको कई क्षेत्रों से जोड़ेगा।
जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से आपको जोड़ा जाएगा। जब आप सुशासन की बात करेंगे तो उसको भी जोड़ा जाएगा। सरकार को जोड़ घसीटा जाएगा, जनता को घसीटा जाएगा, सरकारी संस्थाओं को घसीटा जाएगा, प्राइवेट संस्थाओं को घसीटा जाएगा। यानी सभी लोगों को इसमें शामिल करके सभी लोगों के का परीक्षण या परीक्षा लिया जाता है सुशासन में, कि कौन अपने जगह पे अपना श्रेष्ठतम योगदान दे रहा है, तब जाकर के सुशासन पैदा होता है। तो वर्ष 2021-22 का सुशासन सूचकांक में भारत के राज्यों को 4 कैटेगरी में बांटा गया है, और इस 4 कैटेगरी में ही उनको या श्रेणियों में ही उनको पुरस्कृत किया जाता है। उसमें सबसे पहला जो कैटेगरी आता है वो बड़े राज्यों के संदर्भ में आता है, या ए ग्रुप, बड़े राज्य या ए ग्रुप। उसके बाद छोटे राज्य या बी ग्रुप। उसके बाद पूर्वोत्तर या पहाड़ी राज्य, या उत्तर पूर्वी के राज्य और पहाड़ी राज्य, उत्तर पूर्वी राज्य या पर्वतीय राज्य। और लास्ट कैटेगरी है सेंट्रल या यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित। अब आपसे जो सवाल पूछे जा सकते हैं वो ये पूछा जा सकता है कि सुशासन में बड़े राज्यों में सबसे बेहतर प्रदर्शन किसका है और सबसे पुअर परफॉर्मेंस किसका है। इसी तरह से छोटे राज्यों में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस किसका है, सबसे पुअर परफॉर्मेंस किसका है। इसी तरह से इसमें ये आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आप सुशासन समझ चुके हैं इस सेवाओं का, सरकारी सेवाओं का बेहतर और श्रेष्ठतम पहुंच उपलब्ध कराना, लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना, और जितनी भी तंत्र या संस्थाएं हैं उन सबों का इष्टतम उपयोग, प्रयोग और योगदान का सुनिश्चितीकरण ही सुशासन है। तब ये अब सवाल ये उठता है कि किस आधार पर इनको पुरस्कृत किया जाएगा। कोई ऐसा मानक तो होगा, तभी तो पुरस्कृत किया जाता होगा। तो सुशासन के या सुशासन सूचकांक निर्धारित, जैसे कि हम कहें कि प्रीति एंड गुड प्रीति, हमको गुड प्रीति चाहिए, तो गुड प्रीति के लिए हमने कोई मानक डिसाइड किया होगा। क्या मानक हो सकता है? मे बी हम कह सकते हैं कि हमको गुड प्रीति तभी चाहिए जब वो सेलेक्ट हो जाए। पहला मानक हो गया कि वो सेलेक्टेड हो। दूसरा मानक ब्यूटीफुल हो। तीसरा मानक इंटेलेक्चुअल हो या आईक्यू उसका अच्छा हो। चौथा उसका हाइट हो। पांचवा उसका बिहेव या लोकल कहते हैं पब्लिक, उसको क्या कहते हैं, लोगों के साथ संबंध अच्छा हो, उसमें उदारता हो, करुणा हो, दया हो, प्रेम हो, निर्णय लेने की क्षमता हो, संघर्ष करने की योग्यता या क्षमता हो। ये सारे हमने मानक सेट कर दिए कि अगर ये सब कुछ होगा तो ये गुड प्रीति होगी। अगर जैसे जैसे इसमें से कमी होता चला जाएगा तो वो सिर्फ प्रीति कहलाएगी। मान लीजिए जैसे 10 मानक है, 10 में से प्रीति में मात्र 2 ही है और गुड प्रीति में 8 है या 9 है या 10 है, तो गुड प्रीति और प्रीति। समझ रहे मेरी बात? और ये सवाल पूछा गया है, मेंस में भी पूछा जाता है। ये इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे चर्चा कर दे रहे हैं
और इसलिए हम चर्चा करना उद्देश्य है कि यहीं से आपको मेंस का भी कॉन्सेप्ट तैयार हो जाए। तो सुशासन के, ये जेपीएससी में भी सवाल पूछा जा चुका है कि सुशासन के कौन से मानक हैं। तो सुशासन सूचकांक तैयार करने के 10 मानक हैं या 10 मेजर स्किल्स। पहला, कृषि और उससे संबद्ध क्षेत्र। पहला, कृषि और उससे संबद्ध क्षेत्र, यानी कि सरकार और उसका तंत्र कृषि का बेहतर विकास, कृषि की समृद्धि के लिए जो सेवाएं लागू कर रही है या लाई है, वो कितने बेहतर तरीके से लागू हो रहे हैं, किसानों को कितने फायदे हो रहे हैं, ये सारी अगर प्रॉपर तरीके से हो रही है तो उसके आधार पर नंबर उस राज्य को मिलता है। तो पहला क्षेत्र है कृषि और संबद्ध क्षेत्र। दूसरा क्या होगा? उद्योग और वाणिज्य। इस क्षेत्र में राज्य क्या कर रहा है, कितना बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, उद्योग और वाणिज्य। तीसरा, पब्लिक वेलफेयर, यानी कि आप कह सकते हैं कि पब्लिक वेलफेयर कर रहे हैं, पब्लिक हेल्थ, लोक स्वास्थ्य या सार्वजनिक स्वास्थ्य। लोक स्वास्थ्य के लिए क्या कर रहा है? अब समझ लो, मान लो कोई स्टेट है, अभी पैंडेमिक आया था, महामारी आया था। अब कोई ऐसे राज्य भी होंगे जिनके यहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं का बेहतर ढांचा नहीं होगा, लोगों को समय पर इलाज नहीं मिलता होगा, ऑक्सीजन नहीं मिल पाया होगा, हॉस्पिटल नहीं होंगे, बेड नहीं होंगे, डॉक्टर का कमी होगा, मेडिसिन समय पे नहीं मिल रहा होगा, उसके बाद जो टीकाकरण स्कीम लाया गया वो उसको नहीं मिल। तो ये सुविधाएं किस राज्य में कितने प्रॉपर तरीके से काम कर रही है, ये मानक है। चौथा मानक है मानव संसाधन विकास, यानी कि एचआरडी कैसा है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कैसा है उसका। ह्यूमन रिसोर्स, मानव एक संसाधन की तरह है। मानव, ह्यूमन भी एक रिसोर्स है। अगर उसको, भारत के पास बहुत यूथ मेन पावर है, भारत एक युवा देश है। अब यहाँ के युवा अगर स्किल्ड हो, पढ़े लिखे हो, उनमें हुनर हो, काबिलियत हो, तो वो संसाधन के रूप में काम आने लगते हैं, उनको यूज किया जाने लगता है, वो ग्लोबल प्रोडक्ट बन जाते हैं। अगर आप स्किल्ड हैं तो आप ग्लोबल प्रोडक्ट बन जाते हैं। जैसे चाइना, चाइना क्या है? पूरे दुनिया का मजदूर है, वो पूरी दुनिया का वो मजदूर है, वो लेबर कंट्री है। वो कोई नई टेक्नोलॉजी इजाद नहीं करता है, वो कॉपी करता है। उसके यहाँ लोग इतने स्किल्ड हैं कि किसी भी चीज को कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करके सस्ते दामों में वो सर्विस प्रोवाइड करता है। आपको मजदूर चाहिए, कहीं भी सेवा चाहिए, वो देने के लिए तैयार है। तो उसने अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को स्किल्ड किया है, अब आपको भी करना होगा। तो कोई राज्य अपने ह्यूमन रिसोर्स को कैसे स्किल्ड कर रहा है, कितना कर पाया है? शिक्षा के द्वारा, प्रोफेशनल ट्रेनिंग के द्वारा, कितना अपॉर्चुनिटी उसको एम्प्लॉयमेंट के लिए दे पा रहा है। ये सारे मानक के आधार पर हम उसका देखते हैं कि मानव संसाधन पर, यानी ह्यूमन रिसोर्सेज पे वो कैसा काम कर रहा है। नेक्स्ट, जो पांचवा मेजर है या पांचवा मेजर स्किल है, वो है सार्वजनिक बुनियादी ढांचा। सार्वजनिक बुनियादी ढांचा, सार्वजनिक बुनियादी ढांचा का मतलब ये हुआ कि सड़क, बिजली, पानी, हॉस्पिटल, ऊर्जा, ये सब कुछ कितना है वहां पे, राज्य कितना लोगों को दे रही है, कितना दे पाने में सक्षम है। अगर 100 डिमांड है तो क्या 50 दे पा रही है या बिलो 50 है,
या 60 दे रही है, 70 दे रही है। बुनियादी ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर। अब मान लो कोई स्टेट है, जैसे बिहार ही था पहले बिहार के, आज से नीतीश कुमार की सरकार से पहले बिहार की अगर आप कल्पना करें तो आपको 30 किलोमीटर जाने के लिए 3 घंटे का टाइम लगता था, 4 घंटे का। एक एक खड्ड में अगर आपका पैर चले गया तो हो सकता है आपका जान चले जाए। ये स्थिति हुआ करता था बिहार का। बिहार में आप शाम को घूम नहीं सकते थे। अगर गलती से आपके घर का कोई बीमार पड़ गया तो उसके लिए हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं थी। हॉस्पिटल है भी तो उसमें डॉक्टर नहीं है। बिजली तो भूल ही जाइए। बिजली अगर आ जाता था तो लगता था कि किसी के द्वार पर बारात आ गया और इतना हंगामा मच जाता था। तो जन सुविधाओं की अभाव थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इन सभी चीजों को नीतीश कुमार ने प्रोवाइड किया और इसीलिए वो सुशासन बाबू कहलाए। नीतीश कुमार सुशासन बाबू कहलाया। क्या लॉ एंड ऑर्डर हो, क्या पब्लिक वेलफेयर स्कीम हो, क्या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो या बेसिक पब्लिक फैसिलिटीज हो, वो सब कुछ प्रोवाइड कराए और आज भी करा रहे हैं। तो इसलिए उनको सुशासन बाबू कहा जाता है। भारत में नेताओं में जो इस काल के नेता हैं उसमें सुशासन बाबू के नाम से नीतीश कुमार को जाना जाता है। उससे पहले का नेता हुआ करते थे लालू यादव, जिसका एक ही नारा था कि सड़क दो तो बिजली मत दो और बिजली दो तो पानी मत दो। एक का अभाव हमेशा बनाए रखो जनता में, तभी वो तुमको मानेगी, तभी उस चीज की या उस जरूरत को पूरा करने के लिए तुमको वोट देगी। तो 5वां मानक है सार्वजनिक बुनियादी ढांचा और जन सुविधा। 6वां है आर्थिक शासन या इकोनॉमिकल गवर्नेंस। आर्थिक शासन, आर्थिक शासन का मतलब यह है कि सरकार अपनी आय के लिए और लोगों की आवश्यकताओं के ध्यान में रखते हुए, उनकी क्षमता को ध्यान में रखते हुए कैसे टैक्स लगाती है, कैसे टैक्स की उगाही करती है, उन टैक्सों को कैसे खर्च करती है, राज्य अपने आय को बढ़ाने के लिए क्या क्या करती है, जनता की आय को बढ़ाने के लिए क्या क्या कर रही है, वो सब कुछ, या उस क्षेत्र में उद्योग बढ़ाने, व्यापार बढ़ाने, खनन बढ़ाने, ये सब को बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा क्या क्या किया जा रहा है, कितने स्तर तक या किस लेवल तक किया गया है, इन सबों के आधार पर या इन सब क्षेत्रों का समष्टिकरण ही आर्थिक शासन है या इकोनॉमिकल गवर्नेंस है। तो 6 मानक ये हो गया। 7वां मानक है सोशल डेवलपमेंट एंड वेलफेयर स्कीम, सामाजिक विकास और कल्याण से संबंधित स्कीम। 7 सामाजिक कल्याण एंड विकास से संबंधित स्कीम, सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट स्कीम। तो सोशल वेलफेयर से क्या है? सोशल वेलफेयर का मतलब होता है, वेलफेयर का मतलब क्या होता है? वेलफेयर का मतलब क्या है बताओ हमको फटाफट, तुम लोग टाइम मत लो। ये सब टर्म याद रखो, ये जितने भी टर्म हैं, जब आप मेंस का आंसर राइटिंग करेंगे आपको इन सारे टर्मों का आंसर राइटिंग करने में यूज करना है। ये हवा में बात नहीं हो रही है, ये सब के सब टेक्निकल टर्म है और ये सब के सब एक एक टर्म पे आप 20-20 पेज लिख सकते हैं। एक एक शब्द अपने आप में एक जिंदा दस्तावेज है, वो संकलन है वो, अगर आप चाहें तो। और यही सब आपको मेंस में यही सबसे सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं होता है कि वो सवाल क्या पूछा जाता है। जब आप इसको समझ लेंगे तो कुछ भी नहीं है। आपसे अगर पूछा जाए सामाजिक कल्याण क्या है, सोशल वेलफेयर क्या है, तो सामाजिक तो आप समझ रहे हैं, कल्याण का मतलब क्या होता है?
ये तो कल्याण करने के माध्यम हुए, यह जरिया है। कल्याण का मतलब क्या होना है? कल्याण का मतलब क्या होता है ये बताओ हमको। अर्थ क्या है कल्याण का? अर्थ क्या है? आशीर्वाद भी लोग देते हैं, चलो तुम्हारा कल्याण हो। आप जब किसी बड़े बुजुर्ग का पैर छूते हैं या प्रणाम करते हैं तो आशीर्वाद मिलता है, कल्याण हो। पंडित जी लोग जरूर कहते हैं जाता हर कल्याण हुई या कल्याण हो। कल्याण का मतलब क्या होता है? आप लोग इतने पढ़े लिखे हो करके कल्याण शब्द का मतलब नहीं जानते हैं। कल्याण मतलब अच्छा। कल्याण मतलब अच्छा। और बाकी कल्याण का मतलब होता है भला होना, किसी का कल्याण का मतलब है भला, मतलब बेहतर होना। तो आपका कल्याण हो यानी आपका भला हो। आपका भला हो यानी कि आपके हित के अनुसार, आपकी इच्छा अनुरूप कार्य हो। आप जो चाहते हैं, आपके जीवन के लिए जो बेहतर है वही आपके साथ हो। तो कल्याण का मतलब भलाई, भला होना। सिंपल सा टर्म है इसके लिए, भला होना। आप डेली भला का काम करते हैं, किसी की भलाई के लिए आप किसी को आर्थिक मदद दे देते हैं, दोस्तों की भलाई के लिए आप अपना नोट्स दे देते हैं, मैगजीन दे देते हैं। कोई तो अपना पैसे से अपने दोस्त को फोन भी रिचार्ज कर देता है, अगर उधर से वो कह दे कि मेरा फोन रिचार्ज कर दो। तो आजकल तो यही भलाई है ना। अब उतना भी भलाई लोग नहीं करते हैं जितना पहले किया करते थे। तो कल्याण यानी कि कल्याण में या भलाई में ये चीज निहित होता है कि आप जो सर्विसेज या आप जो सेवा या आप जो योगदान दे रहे हैं उसके बदले में रिफंड का उम्मीद नहीं करना है कि उधर से भी हमको कुछ मिलेगा। कल्याण में इस चीज ये गौण होता है, या भलाई में ये चीज को आप भूल जाते हैं। आप भलाई ये सोच करके नहीं करते हैं कि उसके बदले में हमारा वो भला करेगा। कहा जाता है ना, नेकी कर दरिया में डाल। आप भलाई कीजिए और उसको भूल जाइए, आपको उससे अब उसका कोई मतलब नहीं है। तो राज्य का काम है कि सामाजिक कल्याण या भलाई के लिए, समाज के भलाई के लिए। तो समाज का भलाई कैसे होगा? समाज को क्या चाहिए? रोटी कपड़ा और मकान। रोटी और कपड़ा और मकान के लिए क्या चाहिए? रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, बेहतर जीवन के लिए स्वास्थ्य चाहिए, सड़क चाहिए। ये सब कुछ राज्य कितना देता है? सामाजिक सुरक्षा स्कीम दे दे, बीमा दे दे, पेंशन दे दे, बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था कर दे, स्कूल कॉलेज बना दे, पार्क बना दे, सड़क बना दे। उसके बदले में आपसे सरकार, अगर आप उन सेवाओं का प्रयोग करते हैं तो उसके बदले में सरकार आपसे टैक्स नहीं लगी। तो ये हो गया भलाई का काम। यानी सरकार भलाई का काम कितना करती है। और आपको पता ही है कि अभी सरकार लोक कल्याणकारी मोड में है। जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री है वहां की सरकारें लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में काम करती है। वो भलाई करने के लिए अपना घाटा भी सहती है। जैसे आपके यहाँ घाटे की बजट पेश की जाती है, इनकम 100 रुपया का तो खर्च 150 रुपया का किया जाता है सरकार के द्वारा। कर्ज लेकर के 50 रुपया और खर्च किया जाता है ताकि आपका भला हो। आप भी जब भला करने पर आते हैं, पूजा पाठ का आयोजन जब होता है तो आपकी आय कुछ और होती है और खर्च आप अपने आय से अधिक करते हैं ना। तो भलाई करने के दौरान आपको अपना आय नहीं देखना होता है कि आपके पास कितना आय है। आपको लगता है कि इतना में इसका भलाई होगा तो आप उतना ही खर्च करते हैं। तो कोई भी राज्य इस क्षेत्र में कितना काम कर रहा है ये भी मानक होता है। नेक्स्ट होता है सार्वजनिक सुरक्षा। लोगों को नेक्स्ट इसका मानक है सार्वजनिक सुरक्षा, पब्लिक सेफ्टी। सार्वजनिक सुरक्षा, पब्लिक सेफ्टी कितना है? न्याय,
लोगों को न्याय कितना मिल रहा है, ये भी देखना। अब पता चला कि कोई स्टेट बहुत डेवलप है, बहुत एम्प्लॉयमेंट है, बहुत इनकम है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा है, बहुत लोग मॉडर्न है, कोई बीमारी उमारी नहीं है, लेकिन उस स्टेट में पता चलता है कि कभी भी किसी का हत्या हो जाता है, अपहरण हो जाता है, चोरी हो जाता है, रॉबरी हो जाता है। तो आप कितना भी अच्छा हो, जैसे कश्मीर बहुत अच्छा स्टेट था, वहाँ के जितने भी पंडित थे जो माइग्रेट हुए, रिफ्यूजी बने, आज अपने ही देश में रिफ्यूजी बन गए हैं, उनके सबके पास अपना सेव का बागान था, लेकिन वहाँ पे पब्लिक सेफ्टी नहीं था। एक ही रात में मस्जिद से ऑर्डर हुआ कि या तो तुम ये आज के आज कश्मीर छोड़ करके भागो, या फिर इस्लाम कबूलो, या फिर गोली खाओ। चाहे आप कितना भी अच्छा हो, पब्लिक सेफ्टी नहीं है। तो सुशासन के लिए ये बहुत जरूरी है। अब आपके साथ मिसबिहेव हुआ, आपके जो राइट थे, फंडामेंटल राइट, वो छीना गया, आपके साथ मारपीट किया गया, आपकी संपत्ति को हड़प लिया गया, और पता चला आप कानून के दरवाजे पे जा रहे हैं, न्यायपालिका के पास जा रहे हैं, तो आपको वहां से किसी भी तरह का कोई हेल्प नहीं मिला। एक तो उसमें खर्च ज्यादा है, न्यायिक प्रक्रिया बहुत डिले है, बहुत लेंदी है, और वहां पे लोगों का जो शक्तिशाली वर्ग है या जो समाज का प्रभावशाली वर्ग है, उसका प्रभाव है, पैठ है। तो ऐसी स्थिति में आपको न्याय नहीं मिल रहा है। तो कोई भी सुशासन स्टेट या गुड गवर्नेंस स्टेट वही हो सकता है जहां पे पब्लिक सेफ्टी और जस्टिस हो। अगर किसी राज्य में, किसी देश में इसका अभाव है, जैसे अफगानिस्तान, जैसे सीरिया, लीबिया, इन सब जगहों पर आप जाइए, पता ही नहीं चलेगा कि आप जी रहे हैं कि जिलाए जा रहे हैं। जब मन किया तब किसी की हत्या कर दिए, किसी का अपहरण कर लिए, किसी भी बात पे। तो आप लाख डेवलप होकर के भी, लाख अच्छे स्टेट होने के बावजूद भी आपका कोई औचित्य नहीं रह जाता है। नेक्स्ट इशू है पर्यावरण। अभी पर्यावरण या इन्वायरमेंट बहुत सेंसिटिव इशू है, इसलिए आप अपने राज्य में इसका कितना ख्याल रखते हैं, ये बहुत जरूरी है। और ये तो ऐसा चीज है कि अगर ये डिस्टर्ब हो गया तो पूरा दुनिया हिल जाएगी। पर्यावरण अगर डिस्टर्ब हो गया तो पूरे समाज के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए खतरा बन जाता है। आप इसका कितना ध्यान दे रहे हैं? आपके यहाँ का एयर क्वालिटी कैसा है? आपके यहाँ आपका फॉरेस्ट क्षेत्र कितना है या फॉरेस्ट रीजन कितना है? आप किसी भी राज्य के लिए कम से कम उसके भूमि का या उसके ज्योग्राफिकल क्षेत्र का, किसी भी राज्य का कम से कम 33% यानी 1/3 एरिया पर वन होना चाहिए, तब वहाँ का क्लाइमेट कंट्रोल में रहता है और हेल्दी रहता है। आप पता चला कि आप विकास की अंधी दौड़ में इतना तेज रफ्तार से भागे कि आप अपने यहाँ के जितने भी जंगल थे, वनस्पति थे, झाड़ थे, उस सबको काट फाट दिए। अब वहां पे क्लाइमेटिक क्राइसिस शुरू हो गया। गर्मी के दिन में जबरदस्त गर्मी, बाढ़, वर्षा के दिन में जबरदस्त बाढ़, ठंडा के दिन में जबरदस्त ठंडा, कृषि उपज कम हो गया, जो एग्रो पैटर्न था, कृषि का जो प्रणाली था वो डिस्टर्ब हो गया। यानी पर्यावरण के डिस्टर्ब होने से जीव जगत सब के सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। मानव हो, पशु हो, छोटे जीव हो, सब के सब, सबका इकोसिस्टम है और सबका सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और वो पर्यावरण अगर आप डिस्टर्ब कर देंगे तो स्वाभाविक है कि इकोसिस्टम खराब कर देंगे, और इकोसिस्टम खराब कर देंगे तो आप चाहे कितना भी अच्छा विकास कर लें, कितना भी अच्छा सुशासन दे दें, ये सब कुछ लागू कर दें, ये हमेशा आकर के खराब कर देगा। ये उसी तरह से काम करेगा कि आपने लिखा 200 पेज या 200 वर्ड में एक आंसर बहुत अच्छा लिखा, आपने संतुलित एज पर डिमांड ऑफ क्वेश्चन आपने आंसर लिखा, और लास्ट में आप गलती से स्याही ऐसे छिड़क दिए, सब बर्बाद। उसी तरह से ये है इन्वायरमेंट और इकोलॉजी अभी के समय के लिए सबसे सेंसिटिव मुद्दा है, और कोई भी ऐसा वर्ल्ड प्लेटफॉर्म नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय मंच नहीं है जहां पे इसकी चर्चा नहीं की जाती।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का एक अहम हिस्सा है पर्यावरण। और समय समय पर आप देखते रहते हैं कि कॉन्फ्रेंस होते रहता है, इससे जुड़े हुए कई इशू हैं, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन, जानते ही हैं आप, क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन, ये सब पर्यावरणिक इशू है। तो आप किसी स्टेट में कितना इसको लेकर के कॉन्शियस है, जागरूक है, ये मायने रखता है। नेक्स्ट है पब्लिक ओरिएंटेड गवर्नेंस या नागरिक केंद्रित शासन। आपके यहाँ है कि नहीं, ये भी देखना है। नागरिक केंद्रित शासन, पब्लिक ओरिएंटेड गवर्नेंस। अब नागरिक केंद्रित शासन क्या है? तो नागरिक केंद्रित शासन का मतलब यह है कि गवर्नमेंट जो सर्विसेज दे रही है वो क्या नागरिकों के लिए वांछनीय है, जरूरी है? कहीं गवर्नमेंट उन सेवाओं को तो नहीं दे रही है कि उनको जरूरत ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मान लीजिए ये झारखंड है और झारखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है खूंटी। अब खूंटी डिस्ट्रिक्ट में पता चला कि यहाँ पे सड़क का कमी है। गांव के जो दूर दराज के गांव है उनको नगरों से या शहरों से जोड़ने के लिए सड़क नहीं है। गांव के लोगों को अपने उत्पादित सामान का या जो जंगल से जो भी चीज तोड़ करके लाते हैं या कृषि करते हैं उसको बाजार में लाने के लिए उनको बहुत दिक्कत होता है। अगर वो उत्पादन करते हैं तो उनको बाजार में ला करके बेचेंगे तभी तो उनका इनकम होगा तो उनका लाइफ स्टाइल सुधरेगा। तो सड़क नहीं है। अब सरकार, यहाँ के लोगों को सड़क चाहिए, पहला नंबर उनको सड़क चाहिए, फिर पता चला दूसरा नंबर पे उनको बिजली भी चाहिए, तीसरा नंबर पे चाहिए कि उनको स्कूल भी चाहिए, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे भाई सिंचाई की सुविधा चाहिए, पांचवें नंबर पे उनको हॉस्पिटल चाहिए, छठे नंबर पे जब ये सब मिल गया तो हुआ कि भाई उनको अब क्लब भी चाहिए, सातवें नंबर पे अब उनको चाहिए यहीं पे छोटा मोटा अगर प्लांट हो जाए। तो इस तरह से अगर उनकी प्रायोरिटी है और सरकार क्या कर रही है कि ये सब कुछ नहीं देकर के सीधे सातवें नंबर पे क्लब प्रोवाइड कर रही है, तो कोई फायदा होगा उनको? कोई फायदा नहीं होगा। तो एज पर डिमांड गवर्नमेंट अगर सर्विसेज कितना दे पा रही है, नागरिकों को ध्यान में रख करके उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप, उनकी प्राथमिकताओं के अनुरूप उनको फोकस करके सेवा दे रही है, शासन कर रही है कि नहीं कर रही है, इसका मेजर भी जरूरी है। तो ये होना भी चाहिए। तो इसके आधार पर आप कह सकते हैं कि सुशासन सूचकांक तैयार किया जाता है और यही है मेजर एलिमेंट्स ऑफ गुड गवर्नेंस। इसी के आधार पर आप परीक्षण करते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट गुड है कि सिर्फ गवर्नेंस है, सिर्फ गवर्नमेंट है। जैसे प्रीति, गुड प्रीति है कि सिर्फ प्रीति है। इसके लिए जैसे हमने एक अलग मेजर या स्केल तैयार किया था, उसी तरह से शासन का ये मेजर है या स्केल है और इसी के आधार पर हम निर्धारित करते हैं कि सुशासन है कि नहीं है। तो अब अगर किसी राज्य को आपको देखना हो कि राज्य बेहतर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सुशासन यहाँ पे है कि नहीं है, तो आपको इन सब स्केल को ध्यान में रखना होगा। ये जो मेजर स्केल है अपने दिमाग में बैठा लो। मेंस के एग्जाम में हर साल एक क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे और ये अपने आप में एक एक टॉपिक है, एक एक एरिया है। पब्लिक हेल्थ अपने आप में एक सवाल है कि सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए क्या की है, क्या कमी है, प्राइवेट सेक्टर इसमें क्या काम कर रहा है, वो कितना सफल है, क्या चैलेंजेस बना हुआ है, ये अपने आप में सवाल है। ये सब अपने आप में एक टॉपिक है। हम लोग पढ़ेंगे आगे जब मेंस तैयारी करेंगे तो ये सब अपने आप में टॉपिक है और इन सबों का समग्र संश्लेषण है सुशासन। और इन क्षेत्रों के का परीक्षण करने का माध्यम है या तरीका है सूचकांक, इंडेक्स जारी करना है। जैसे आपने एक साल में कितना पढ़ा, कितने बेहतर तरीके से पढ़ा, किस पद्धति से पढ़ा, कितना टाइम दे करके पढ़ा, उसका सूचकांक कब निकलता है? जब आपका रिजल्ट निकलता है। तो उसी तरह से गवर्नमेंट का एक तरह से किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का या केंद्रीय सरकार का
आप कह सकते हैं कि ये है रिपोर्ट कार्ड है ये। जैसे बच्चों का स्कूल में समय समय पर रिपोर्ट कार्ड भेजा जाता है एग्जाम के बाद, उसी तरह से ये सरकार का रिपोर्ट कार्ड है, सूचकांक, गवर्नेंस सूचकांक या गुड गवर्नेंस इंडेक्स। समझ में आया? समझ में आया? बाकी वो चली गई क्या? अच्छा ठीक है, ठीक है। तो इसमें लिख लो, और इसमें जो पहला राज्य है, जो बड़े राज्य हैं या पहला राज्यों में एक कैटेगरी में सबसे नंबर पे आया है गुजरात। जैसा हम बताए थे कि 4 कैटेगरी में बांटा गया है, उसमें सबसे पहला नंबर पे है गुजरात, सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। तो सुशासन सूचकांक में कैटेगरी ए में सबसे श्रेष्ठ प्रदर्शन है गुजरात का। आपसे वही सवाल पूछा जा सकता है। कैटेगरी ए में है गुजरात, दूसरा कैटेगरी बी में है मध्य प्रदेश। यही आपसे सवाल पूछा जा सकता है। कैटेगरी पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है हिमाचल प्रदेश का। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में है हिमाचल प्रदेश का, यानी यहाँ पे सुशासन अच्छा है, गवर्नेंस अच्छा है। और केंद्र शासित प्रदेश में, यूनियन टेरिटरी में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है दिल्ली का। ये चारों डाटा याद रखना। यही आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं कि राज्यों में, सबसे बड़े राज्यों में या कैटेगरी ए में सबसे उच्च प्रदर्शन सुशासन में किसका है 2021-22 में। सबसे पहले गुजरात कैटेगरी ए में, कैटेगरी बी में मध्य प्रदेश, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश, और यूनियन टेरिटरी में दिल्ली का स्थान है। ठीक है। हाँ, तो ये आपके लिए ये एक टॉपिक था जो मेंस का भी टॉपिक था। इसमें बहुत कॉन्सेप्ट था जो आपको समझना चाहिए। पीटी में तो सिर्फ यही पूछा जा सकता है, या जो स्केल है उसका 10 मेजर स्केल, उस 10 मेजर स्केल को 58 सब स्केल में बांटा गया है। 10 मेजर स्केल को 58 सब मेजर स्केल में बांटा गया है। जो हम लोग 10 मानक देखे थे, कृषि, स्वास्थ्य, इस तरह के, उद्योग, सुरक्षा, कल्याण, वो जो 10 मानक थे, उस 10 मानक के सब मानक 58 है। यानी कृषि क्षेत्र में क्या क्या, उद्योग के क्षेत्र में क्या क्या, सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में क्या क्या, न्याय के क्षेत्र में क्या क्या, सुरक्षा के क्षेत्र में, इस तरह से सब मानक 58 है। ये डाटा भी याद रखना है। ये सब पीटी के अपने आप में क्वेश्चन है। ठीक है। कब शुरू किया गया था, कब सुशासन दिवस मनाया जाता है, क्यों लाया गया है, याद रखिए। सुशासन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का भी हिस्सा है, SDG, सस्टेनेबल सतत विकास लक्ष्य का एक एलिमेंट है सुशासन। हम लोग अलग से पढ़ेंगे क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है। तो ये हमारा एक करंट अफेयर्स का टॉपिक था जो मेंस में भी आपको काम आएगा और पीटी में भी आपको पूछे जाएंगे।